बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, 5 अगस्त में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी तहरीक कहीं दिखाई नहीं देती। गोया इस वक्त तहरीक इंसाफ की ना कोई तैयारी है और ना ही कोई ऐसा प्लान तरतीब दिया गया है जिसके नतीजे में कहा जा सके कि 5 अगस्त को ये तहरीक अपने अरूज पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया था कि 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर पहुँच जाएगी। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और दूसरी तरफ पार्टी के बहुत से रहनुमा सजा याफ्ता हो चुके, उन्हें अब नाहलियों का सामना है। गोया कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर भी अपनी नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। अब सूरत हाल ये है कि इन हालात में तहरीक कौन चलाएगा। इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो जेल से इस तहरीक की क़यादत करेंगे, लेकिन तहरीक चलाने के लिए जो कायदीन बाहर मौजूद हैं वो आपस में दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशी की जा रही है। फिर ये मलबा डाला जा रहा है कि इस्मत महमूद खान अचकज़ई वो तहरीक चलाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई तहरीक चलाने के हवाले से किसी लाएअमल का ऐलान नहीं किया। इन हालात में तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ इस वक्त बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी का है और ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर कालदम तंजीम के मौजूद अराकीन और उनके वहाँ पर दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ पे लोग दस्ते बना के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जाती है। पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान की हुकूमत से कहा कि वहाँ जितने दहशतगर्दी के कैंप्स हैं या लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब आलमी ताकतों को भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान मैशत के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, सरमायाकारी आ रही है, अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हो चुका है, लेकिन इन तमाम हालात के लिए लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाना अज़द ज़रूरी है। फिर अफगानिस्तान से ये भी पूछा जाना चाहिए कि वहाँ पे जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, आखिर उन्हें वहाँ पनाह क्यों मिली हुई है। अगर अफगानिस्तान के अंदर कालदम तंजीमें, दहशतगर्द तंजीमें मौजूद रहेंगी तो इसके नुकसान इस पूरे खित्ते को होंगे। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। साथ ही इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि तहरीक इंसाफ के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात उसके लिए कितने नुकसानदेह हो सकते हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी, सीनियर कानूनदान हैं, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, और कादर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। फैसल चौधरी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं को सजाएँ सुनाई जा चुकी हैं, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर सजा याफ्ता हैं। गोया दोनों ऐवानों में इस वक्त अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं बचा, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग 9 मई के मुकदमात से रिहा भी हुए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी पार्टी को। 9 मई तो इस मुल्क में हुआ है ना जी, और जिनको सजाएं मिल रही हैं उनको शवाहिद की बुनियाद पर, जो बरी हो रहे हैं उनको अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी किया जा रहा है। देखिए सर, बात यह है कि 9 मई जिन्होंने किया है वो, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आप उनको जो है वो सजाएं दें जिनकी वीडियो फुटेज है। जो एतराज इस बात पे बुनियादी तौर पे पार्टी का है या हमारा एतराज ये है कि आपने 9 मई को सियासी बुनियादों पे इस्तेमाल करके जो लोग नहीं भी शामिल थे उनको शामिल करके, तो आपने इसको मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब साबित हो गए, कराची में थे, फवाद साहब इस्लामाबाद में थे, और भी जो बहुत सारे दोस्त हैं वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनको शामिल करके प्रोसिक्यूट करना 2-2 साल का, ये एक ब्लंट ये भी तो होता है ना सर कि आपको जाके दूसरे जिले में वकील करने, ट्रैवल करना, तरीके भुगतनी। तो ये 9 मई का जिन लोगों ने किया, जिनकी वीडियो फुटेज है, उनको 100% सजा दें। आप हो जानी भी चाहिए थी, लेकिन जो बुनियादी एतराज सियासी इस्तेमाल के ऊपर जो इस हुकूमत ने किया कि 9 मई को इन्होंने इसे इस्तेमाल किया जैसे इनके पास क्योंकि अपनी कारकर्दगी भी कोई नहीं थी, अवाम का मैंडेट भी नहीं है, तो उन्होंने 9 मई को पीटीआई को बतौर पार्टी टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। पीटीआई के साथ हुकूमत का झगड़ा तो 9 मई के हवाले से नहीं है। DGI PR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ बारहा ये बात कह चुके कि 9 मई का जो मुकदमा है वो पाकिस्तानी कौम का मुकदमा है, क्योंकि आर्मी की तनसीबात के ऊपर, हिसास इदारों के ऊपर हमले किए गए। 88 अफराद का बरी हो जाना, क्या आप समझते नहीं है कि उनके खिलाफ शवाहिद नहीं थे इसलिए बरी हुए? इसमें कोई शक की बात नहीं कि शवाहिद थे। जैसे हमने अपना जो मुकदमा है वो कानूनी अंदाज में लड़ा है। ये तो देखिए, मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि हम जब ये 4 महीने की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से हुई तो मेरी बहुत सारे दोस्तों से, पीटीआई के जो हमारे
जो उनको सजा होगी, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे बड़े रिक्वेस्ट की कि सर देखें ये बड़े संजीदा केस हैं, आपको पता है हमारे खिलाफ हॉस्टिलिटी भी है, अदालतें भी हाथ नहीं पकड़ाएंगी, ये सारे अवामिल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये पाकिस्तान में नई बात नहीं है, ये होता भी रहा है, हो भी रहा है, शायद आइंदा भी होता रहेगा। लिहाजा अपने केसेस को हमें एक संजीदगी से लेना चाहिए। हमने हमारे ऊपर जो एलिगेशन है, जैसे एलिबाई होती है ना जी, जैसे जी एलिबाई का मतलब आम आवाम के लिए कि जी मैं जुर्म को वकूए के वक्त में मौके पे मौजूद नहीं था, तो इसको साबित करना जो है जिस पर इल्जाम होता है, फिर उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो हमने वो बर्डन अपने ऊपर लिया, हमने वो पूरी अपनी साबित की कि वहां पे फला दिन से फला दिन तक जो आप हमें इल्जाम लगाते हैं, ये उसके सबूत हैं, ये उसके गवाह हैं, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ये उनका पब्लिक रिकॉर्ड है, ये हम वहां पे मौजूद नहीं थे और हम फला जगह मौजूद थे। तो जो एलिबाई है उसको प्रूव करना भी अपने ऊपर है। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई के, उन्होंने सबूत नहीं दिया और केसेस को संजीदगी से नहीं लिया। मैं समझता हूँ उनको ये भी एक रीजन है कि उनको सजाएं भी हो गई हैं और सारा बात होगी। अगर वो अपने केसेस को संजीदगी से, सबूत जो है वो जिस तरह से चाहिए, उनकी लीगल एडवाइस कमजोर थी या स्ट्रेटजी कमजोर थी, या उन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कार्ड जो है वो खेलना समझा, जरूरी समझा अदालत के सामने और कानूनी तौर पर नहीं लड़े, शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। निहाल हाशमी साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं। अभी जो फैसल साहब बात कर रहे थे कि 88 अफराद जो बरी हुए, उनके खिलाफ अगर शवाहिद नहीं थे हुकूमत के पास, प्रोसिक्यूशन में उनको जेलों में बंद करने की फिर ज़रूरत क्या थी? इसलिए इन मुकदमात के ऊपर जो सवालात उठते हैं उसमें यह बात कही जाती है कि ये सियासी मुकदमात होते हैं इस किस्म के। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, बात ये होती है कि गिरफ्तारी हो जाती है फौरी तौर पे, मगर उसके बाद एविडेंस के बाद बुनियाद पे ही किसी को सजा दी जाती है। ये जनरल प्रैक्टिस है और हम आम तौर पे जब किसी के बरियत के लिए बात करते हैं या बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो हम कहते हैं नो स्पेसिफिक रोल हैज बीन असाइन्ड टू हिम। अब उन लोगों के खिलाफ कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होगा। कई लोग एक मजमे में खड़े हो जाते हैं, मगर कुछ लोग उसमें तमाशबीन होते हैं, कुछ लोग वहां से गुजर रहे होते हैं, कुछ पासरबाई होते हैं और कुछ लोग वो इंसिडेंट करने के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम फाइनली जो जुडिशरी था उसने ये बात समझा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वैसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसमें एक जनरल प्रैक्टिस है, मगर हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिनको बरियत की गई कि जज उसी वक्त बरियत करता है जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना है, मगर गिरफ्तारी के लिए वो जरूरी नहीं होती है। वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलता है या एविडेंस चलने के बाद कि इनका कोई रोल था कि नहीं था, वरना हर आदमी कहेगा गिरफ्तारी के वक्त कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं था। वो सब चीज बाद में आता है। तो ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि समवन हैज टू गो फ्री, क्योंकि उसके खिलाफ अगर कोई सबूत नहीं है। तो ये कोई अचंभे की चीज नहीं है, कोई दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। ठीक। लेकिन निहाल हाशमी साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है वो तो ये है कि हमारे खिलाफ मुकदमात अगर 26 नवंबर के भी हैं, वो भी हमें सियासी जमात को क्रश करने के लिए हैं। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एहसास नहीं है कि आज अगर एक सियासी जमात को क्रश करने की कोशिश की जा रही है? माजी में यही रवैया आप भुगत चुके हैं। देखिए, हम अपने लोकल और इंटरनेशनल और रीजनल जब तनाजुर में देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के मुजाहरे, इस तरह के इक़दाम नहीं करती हैं। ठीक। जिस तरह की पीटीआई के लोगों ने इक़दाम किए। आप पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी अपनी सियासी मुखालिफ के खिलाफ तो बात कर सकते हैं, मगर मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आप नहीं कर सकते। जो स्टेट ऑर्गन्स है उसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ है तो आपने टर्की में भी देखा होगा, आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा, जो ऑफेंस ऑफ क्राइम होता है वो फिर उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद फिर डिटरमाइन कर लेते हैं। तो जहां पे इंडिया में भी आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह के ऑफेंस किए तो उनके खिलाफ टाड़ा लग गया और दीगर बहुत सारे मुकदमात कायम हुए। बात सारी यह है कि आज तक पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने इस तरह से पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ करके क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, जिस तरह का पॉलिटिकल लिबादा ओढ़ करके पीटीआई ने किया 9 मई को या 26 को। सियासत एक और चीज है
इदारों के ऊपर हमला और चीज है, चीजों को आग लगाना और चीज है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करना और चीज है। तो ये मेरे ख्याल से पीटीआई अगर ये चीज को अपने मद्देनजर रखे और इससे सबक सीखे तो फिर आइंदा शायद मुस्तकबिल में इस तरह की गलतियों से वो बच सकते हैं। ठीक है अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, अगर सियासी बहरान मौजूद रहता है, क्योंकि अब सजाओं के बाद पीटीआई तहरीक चलाने की बात कर रही है, अगर ये तहरीक चलती है, एहतजाज होता है और जिस फॉरेन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं जी, इन्वेस्टमेंट आनी है, अमेरिका के साथ तजारती मुआहदा हो चुका, पाकिस्तान को मुआशी जो है फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर के हालात अगर इसी अफरा तफरी का शिकार रहते हैं तो फिर हम मुआशी तरक्की का सफ़र कैसे तय करेंगे? तो मलिक साहब फिर आप ही मशवरा दे दे क्या करे। ये जो शोधा के यादगारों को जला के राख कर दिए, रेडियो पाकिस्तान जिसने पाकिस्तान का ऐलान किया था उसको जला के तबाह कर दिए, जिना और कोर कमांडर, फौजी तनसीबात, इन सारी चीजों को करके खत्म करे तो फिर मेरे ख्याल में ये एक ही बिल्डोजर पे अदालतें भी उड़ा दो सारे, क्योंकि खौफ है, डर है, क्योंकि इमरान खान जो है ना वो IMF को खत लिखेगा, इमरान खान ज़र मुबादला को फोर्सेस को कहेगा कि मत भेजो, इमरान खान जो है ना भेजो, इमरान खान जो है ना यहाँ और जलाओ गिलाओ करेगा। वो मेरे भाई ऐसे तो नहीं होता है ना नजर में। हमने तो फिर भी पाकिस्तान कपे का नारा लगाया। ये कौन सी मखलूक है जो मुल्क को अफरा तफरी में किए? अगर एक शख्स चोरी के केस में बैठा हुआ है तो साबित करे जाके इतने टॉप के पाकिस्तान के वकील उनके साथ है और वो सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता है ना। और इस डर से, इस खौफ से इसने तो कर दिया ना, IMF को खतूत लिख के उसको पाकिस्तान को पैसे न देने की वो तरगीब दे चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानों को ये अपील कर चुका है, पैसे नो, उसे डबल पैसे आ गए। उसके अलावा तोड़ फोड़, जड़ाओ गिराओ, एहतजाज, सारी चीज कर ची। आज तो पता चल रहा है कि उनका कोई कायद ही नहीं है। आज उनको जो एहतजाज है जो 5 तारीख को पीक पे होना था, आज 2 तारीख है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, तो ये कौन सी तहरीक चलाएंगे? तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं होता है सियासी। और फिर जो आपने बात की थी निहाल हाशमी साहब से कि सियासी केस है, सियासी केस ऐसा नहीं होता है। सियासी केस वो होता है नहीं कि वो आपके खिलाफ कर कि आपने ये घर कहां से खरीदा, ये मकान कैसे खरीदा और बाप दादा की परदादा की जायदाद के हिसाब मांगे, उसको सियासी कहते हैं। एक शख्स ने, आपके सारी मीडिया ने देखा है कि उन्होंने हुक्म दिए कोर कमांडर हाउस फलां फलां सब पे जला के राख कर दिए और खुद ही वो वीडियो उन्होंने मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चला है। तो हमारे यहाँ कानूनी शहादत है आर्टिकल 164, उसमें ये कहा गया है, ये कानून मौजूद है कि जो भी ऑडियो वीडियो है अगर वो तस्दीक शुदा है उसके बगैर उसकी किसी और गवाही की जरूरत नहीं है। और यही फार्मूला बरतानिया में जो जलाओ गिराव हुआ 48 घंटे के अंदर सजा हुई, यही जलाओ गिराव तोड़ फोड़ अमेरिका में हुई थी, कैपिटल हिल में, वहां उनको सजा हुई है। तो ये आसमान से उतरे हुए इनको सजा नहीं मिलेंगी। यहां प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, ये जलाओ घिराओ की सियासत पीटीआई के ऊपर एक निशान बनती जा रही है कि पीटीआई को जोड़ा जाता है कि जलाओ घिराओ की सियासत पर पीटीआई यकीन रखती है। फिर 5 अगस्त जिसका जिक्र अभी अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब ने किया, 3 दिन रह गए हैं, एहतजाज कहीं नजर नहीं आता। एहतजाजी तैयारी कामयाब होगी तो होगी कैसे? फिर इतने लोगों की जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन, इतने लोगों के खिलाफ सजाओं के बाद पीटीआई में कोई जान बची है पीटीआई के लिए? देखिए, जहां तक तहरीक का ताल्लुक है, तहरीक तो ना भी ये डिस्क्वालीफाई होते, सजाएं ना भी होती, फिर भी नहीं चलनी है। उसकी वजह यह है कि इस लीडरशिप के साथ देखिए ना कि उमर अयूब और सलमान राजा जो है वो उनके ऊपर ये कहा था कि उन्होंने लाइमल देना है, वो तहरीके तफज़े आईने पाकिस्तान पे डाल रहे हैं और खुद वो बरेल जमा हो रहे हैं, खुद वो भाग रहे हैं अपने जिम्मेदारी से। जो जनरल सेक्रेटरी है, आज तक उसने एक मीटिंग नहीं बुलाई और फिर वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा पे आपकी ना मुलाकात हुई है, ना किसी ने आपको ये कहा। आप महमूद खान अचकज़ई साहब 1 सीट के पॉलिटिशियन है, बिल्कुल वो सीनियर है, वाजिबुल एहतराम है, लेकिन वो कोई सियासी शख्सियत तो नहीं है ना जी जो पंजाब और केपी से तो बंदे निकालें। इवन वो बलूचिस्तान में भी जो वो पॉलिटिक्स करते हैं वो पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ पख्तून एक एलिमेंट थोड़ा सा है जिसको वो बहुत सारे दूसरे पख्तून लीडर के साथ वो भी करते हैं। तो ये आप उनके जो तरीके तफज़े आईने पाकिस्तान है उनके किसी भी बंदे से पूछ लें कि भैया आपने तहरीक चलानी है, तो वो आपको कहेंगे जी हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर से जिम्मेदारी नहीं डाली गई। तो बाकी जो बात है कि पीटीआई में जान नमक, बाकी इनकी एक जो क़यादत है
देखिए जो मौजूदा क़यादत है ये तो पीटीआई का सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो क़यादत का फुकदान। यानी पीटीआई देखिए मलिक साहब के पार्टी में लड़ाई है, अपोजिशन के साथ उनकी लड़ाई है, पार्लियामेंट में जितनी पार्लिमानी पार्टियां उनसे उनकी लड़ाई है, हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट, फौज, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सबके साथ लड़ाई है। अब एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी लड़ाइयां तो नहीं लड़ सकती। लेकिन जो साहब इमरान खान साहब ने कहा मैं जेल से बैठ के 5 अगस्त वाली तहरीक की क़यादत करूंगा, ये फिर इमरान खान साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो जेल से कैसे क़यादत कर सकते हैं? आप कहते हैं पार्टी 5 अगस्त को कुछ भी नहीं करेगी। सर इमरान खान साहब तो जेल में है ना, वो तो ज़ाहिर अब उनको भी पता है कि इन लीडरों के पीछे किसी ने नहीं निकलना, तो उन्होंने अपना नाम लिया ताकि लोग निकलें। लेकिन उनको मोबिलाइज करना, तंजीम जो जिसने ये तहरीक चलानी है या जिसने तहरीक को खड़ा करना है, वो जो सदूर होते हैं, ये जनरल सेक्रेटरी या पार्टी का एक तरीक़ाकार होता है ना जी। आप लाहौर में आए, तंजीम को बुलाएं ना, बाकी जो तंजीम को जो सबसे बड़ी लीडर है जिस वक्त तंजीम में चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उनको आप मीडिया पे आके जो है वो बातें सुनाएं जिस तरह से वो जाती मुलाजिम होते हैं, तो फिर तंजीमें जो हैं उनको आप एक्टिव ही ना करें तो फिर तहरीक कहाँ से चलनी है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ना इनकी कोई सियासी हिकमत अमली है, ना कोई कानूनी हिकमत अमली है, और इन लोगों ने जो है वो तबाह कर दिया है। इमरान खान साहब को जेल में भी की जो सहूलतें हैं उनके भी जिम्मेदार ये हैं, और ये कराना ही नहीं चाहते। ये तो किसी किस्म का कोई काम नहीं करना चाहते, ये महज ओहदों से चिमटे रहना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं, उनके खिलाफ जो है महाज खड़ा किया, वैसे जनरल सेक्रेटरी ने खड़ा किया। मतलब कैसी बेशर्मी की बात है, की बात है कि एक शख्स जो 2 साल से जेल काट रहा है, उसके अलावा जितने लोग जेल काट रहे हैं, कारकुनान हैं, लीडरान हैं, सबको जो है वो अपनी उन्होंने जिंदगी, अपनी फैमिली, अपनी सियासत, अपने बिजनेस, अपने क्या नहीं कुर्बान किया। उनके ऊपर उंगलियां उठाते हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए पार्टी के अंदर से। निहाल हाशमी साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये जो इमरान खान साहब की जेल की सहूलियात का मसला है, हुकूमत वाज़े तौर पे किसी कमीशन को बनाकर वहाँ ले क्यों नहीं जाती, दिखाती क्यों नहीं कि खान साहब के पास ये सहूलियात हैं? वुज़ू का पानी ना देना एक बड़ा इल्ज़ाम है हुकूमत के ऊपर, लेकिन हुकूमत उस पर भी बस एक प्रेस रिलीज जारी करके अपने आप को समझती है बड़ी ज़िम्मा हो गई। दूसरा, अब तो आपकी मौजें हो गई हैं, अगर तहरीक इंसाफ जो है उसकी तहरीक में जान नहीं है, फिर तो आपको अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अवामी मसाइल हल करने चाहिए। देखिए मलिक साहब, मौजे कभी नहीं होती, एक जिम्मेदारी होती है जो ऐसे तरीके से हमें अदा करना है और हम कर भी रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर पंजाब की हमारी गवर्नेंस देखें या पाकिस्तान की, मरियम नवाज साहब जिस तरह से मौजे तो नहीं कर रही, वो हर वो चीज़ कर रही है जिससे आम पाकिस्तानियों को बेहतरी हो। अपोजिशन का हक है वो मुजाहरा करे, सियासी अपने जो उनका राइट है, जो फंडामेंटल राइट है उसका इजहार करे। दहशतगर्दी और सियासी इख्तलाफ 2 मुख्तलिफ चीज़ है। तो मैं समझता हूँ हमारे कोई मौजे नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है जो इन्होंने नुकसान किया उसको हम बेहतर करने की कोशिश करें, और जो हमारे आइन कानून और हमारे अखलाकी जिम्मेदारियां उसको हम अदा करने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 1.25 साल के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान के एक्सटर्नल इमेज को बिल्ड किया गया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की गई है, पार्लिमानी रिवायत को हमने बरकरार रखने की कोशिश की है, और जो लोकली जो हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको हमने बेहतर किया। खा वो नौजवानों को लैपटॉप देना हो, खा वो हेल्थ का सेक्टर हो, खा एजुकेशन का सेक्टर हो, खा वो प्रोविंशियल हारमोनी को बरकरार रखना हो, हम उन सारी चीजों में तवज्जो दे रहे हैं। हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हमें लोगों ने इसलिए वोट दिया है कि हम लोगों को डिलीवर करें, हमें इसलिए वोट नहीं दिया गया कि हम कोई इंतकाम की सियासत करें या हम किसी को नुकसान पहुंचाने की सियासत करें या तोड़ फोड़ की सियासत करें या गालिम गलोच की सियासत करें। हमारी सियासत का मकसद है कि पाकिस्तान के अवाम को मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, हेल्थ के सेक्टर में हो, इकोनॉमी के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, माहौल के सेक्टर में हो, पाकिस्तान की दिफा हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि आज पूरी दुनिया बरमला शहबाज साहब की लीडरशिप के अंदर और आसिम मुनीर साहब की क़यादत के अंदर ये बात कर रही है कि पाकिस्तान एक वाकई जो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना के नाकाबिल तस्खीर किला बना दिया था, वो आज साबित हो रहा है। तो आज हम बड़े आराम से अपने मुल्क में बगैर फिक्र के हम रह रहे हैं। आज दुनिया को ये पैगाम चला गया है कि अगर पाकिस्तान में आप सरमायाकारी करते हैं तो पाकिस्तान में सरमायाकारी आपकी महफूज है, इसके दिफा इसके महफूज है। और ये जो लीडरशिप है वो कोई भड़क मारने वाली लीडरशिप नहीं, एक संजीदा लीडरशिप है।
जो पाकिस्तान के मसाइल को संजीदगी से हल करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब को सहूलियात भी दे देना जी, निहाल हाशमी साहब, पानी दें वजू करने के लिए। नहीं, ये तो एक इल्जाम है। उनके पास पानी वजू करने के लिए क्या, वो जितना चाहे नहाते रहे, सुबह शाम नहाए, उनके लॉन के लिए भी पानी दिया गया है, हर चीज मैसर। ये छोटी छोटी पेटी इशूज है जिसको एक आप इल्जाम लगाने की बात कर रहे होते हैं। ये इल्जाम और इल्जाम है। अब खान साहब एक कन्विक्टेड कैदी हैं। मैं समझता हूँ जो कन्विक्टेड कैदी होता है उसको ये सहूलतें नहीं मिलती है जो कुछ खान साहब को मिला हुआ है। मगर उसके बावजूद भी अगर कोई कमी बेशी है तो मैं अपनी पार्टी से, अपनी गवर्नमेंट से, मैं समझता हूँ कि मैं आपके तवज्जुह से दरख्वास्त करूंगा। हम मशरिक के रहने वाले लोग हैं, रेवादारी के पासदार हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने हमें इंतकाम नहीं सिखाया। हम समझते हैं कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से खान साहब को इंशाल्लाह, नसरुल्लाह मलिक साहब, वो सारी सहूलतें मिल जाएंगी जिस चीज का वो डिमांड कर रहे हैं। पानी की टैंकर भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, नमाज पढ़ने की जगह भी मिलेगी, जानमाज भी मिलेगा, हर वो चीज मिलेगा जो उनको जरूरत हो। मुंतखिल साहब, सियासत में जो नफरतें हैं इसको कम कैसे किया जा सकता है? दूसरी तरफ अगर हम देखें, मैं ज़रूर चाहूँगा KP के हवाले से भी बातचीत की जाए। अली मीर गंडापुर साहब ने एक बयान दिया, अगरचे उसके बाद उन्होंने तरदीद की कि हिंदुस्तान ने मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की ऑफ द प्रोविंस क्या ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने इदारों के हवाले से ऐसे बयान दे दें? अब FATF में वही इंडिया बयान लेकर चला गया। अभी अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं जिसको तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, गलत उसको जो है रंग दिया गया। लेकिन सियासत के हवाले से, दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ के हवाले से हमारी सियासी जमातें क्यों लचक का मुजाहरा कर जाती हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अली गंडापुर साहब ने ये बयान इस वजह से दिया है क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो PTI से ताल्लुक़ नहीं है, वो किसी और का आदमी है। इस वजह से उसने ये बयान दिया होगा PTI के कारकुनों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ और देखो मैं इनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ। मेरे ख्याल में इसके अलावा मुझे और कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वो बयान तोड़ मरोड़ है तो वो जो उसने बात की उसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या मसला है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और गंडापुर साहब की साए तले या उनके क़यादत के दौरान यहाँ जो लोग आए दिन जो फ़ौज को गालियाँ दे रहे, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो वो किस खाते में जाएंगी? एक तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक जलेंगे। लेकिन सवाल जो आपका है कि इसको किस तरह कम किया जाए, इसको इस तरह से कम किया जाए कि या तो आप बहुत सारे लोग उनको तहरीक का नाम दे रहे। पहले तो मैं इस तहरीक की मुखालफत यूँ हूँ कि तहरीक है कहाँ, ये कौन से मुल्क में तहरीक है जिसका कोई क़यादत नहीं है? कभी वो शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे हैं, कभी वो इमरान खान जेल से अंदर तहरीक चलाएंगे, कभी वो कहते हैं इमरान खान के बच्चे आएंगे। वो बाबा बच्चे कैसे आएंगे? वो तो बरतानिया के नेशनल है, अगर आएंगे भी तो विजिट वीज़े पे आएंगे। ज़रा आप यूरोप में एहतजाज करके दिखाएं तो आपको पता चल जाएगा। आप एक विजिटर जो है ना वो एहतजाज नहीं कर सकता है, वो एक चीज़ कर। लेकिन सवाल ये है, ये सारी चीज़ों का एक कि इनको पीपल्स पार्टी से सीखना चाहिए। क्या हमारे कायद को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो तारीख में पहली मरतबा हाई कोर्ट में इसका मुकदमा चला था एक डिक्टेटर गासिब की सरबराही में, और वो हमसे जुदा हो गया, फिर बीबी शहीद को जो है ना कातिलों ने, दहशतगर्दों ने हमसे अलग कर दिए, 600 जाले जो है ना वो कत्ल हो चुके हैं, 80,000 से ज़्यादा कोड़े लग चुके हैं। हमने तो पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, आसिफ अली जरदारी साहब ने तो पाकिस्तान कपे के लगाया। तो ये कौन सी मखलूक है जो सर आसमान सर पे उठा के रखा? पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा कोई काम नहीं किए, जो काम उन्होंने किए, जो काम मोदी नहीं कर सका वो उन्होंने करके दिखाया। आप सवाल ये कि इसके बावजूद आप कहते क्या करे, हुकूमत क्या करे, रियासत क्या करे, सियासी पार्टी क्या करे? यानी सेनेट के इलेक्शन में जब आपको पता है कि आपकी तितर इधर उधर भाग सकते हैं तो आपने इसी अपोजिशन के साथ आपने घुटने टेक किए, आपने मुआहदा कर लिया। जब मुल्क की मुफाद की बात आती है, रियासत की बात आती है, अमन अमान की बात आती है, मईशत की बात आती है, उस वक्त आप कहते नहीं जी हमने हुकूमत से बात नहीं करनी है। तो आप खुद सोचें। फैसल चौधरी, निहाल हाशमी, कादर खान मंदोखेर हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है, इस ब्रेक से वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब, अगर हम बात करें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हमें दहशत गर्दी का सामना है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, हम तजारती मुआहदा कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, दहशत गर्दी के वाक़यात ने पाकिस्तानी मैशत को बहुत नुकसान पहुँचाया हुआ है। लेकिन यही कैंप्स अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ TTP की लीडरशिप मौजूद है। वहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से निपटने के लिए सूबाई हुकूमतों, वफाकी हुकूमतों, सियासी जमातों का एक किरदार होना चाहिए।
जैसा कि मैंने अभी पूछा था मंदोखेल साहब से भी कि हम रिलेक्टेंट हैं दहशत गर्दी के खिलाफ बातचीत करते हुए, हमारी सूबाई हुकूमतें, हमारी लीडरशिप, तो फिर हम कैसे काबू पाएंगे इस मसले के ऊपर? मलिक साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक जुमला मैं सिर्फ आपकी इजाजत से, देखिए बिल्कुल गवर्नमेंट जो है अवामी मसाइल हल कर रही है। शुगर माफिया के, खुर्दनी तेल के माफिया के, जो इनके फेवरेट इंडस्ट्रियल हैं, जो इनके स्पॉन्सर हैं, उनके ये मसाइल हल कर रहे हैं। बाकी अवाम का मसला तो इन्होंने नहीं हल किया। अवाम को तो इन्होंने महंगाई में पीस दिया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के गुजारे मुश्किल हो गए हैं, और बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम का जो जीना है वो मुश्किल कर दिया इस हुकूमत ने। इस हुकूमत ने तो अपने साथ साथ जो है वो मुल्क और एस्टेब्लिशमेंट का भी बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी जिस तरह जितनी की तबाह इनकी कारकर्दगी है। अब दहशत गर्दी का जो मामला आपने पूछा है सर, दहशत गर्दी का मसला पाकिस्तान का मसला है। ये किसी सियासी जमात का, किसी सूबाई हुकूमत का, किसी इदारे का मसला नहीं है, ये हम सबका मसला है। इसके ऊपर हम सबको ही एक तवज्जो देनी चाहिए। अली अमीन साहब ने जो गुफ्तगू की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो गैर जिम्मेदाराना थी। फौज के बगैर, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बगैर, पुलिस के बगैर और अवामी तायद के बगैर ये मसला हल होने वाला नहीं। यस, अपने लोगों के खिलाफ जो है ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ होना चाहिए। ये इंटरनेशनल साजिश पाकिस्तान के खिलाफ है। इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, हमें भी पता है कि रॉ के लोग हैं, मोसाद के लोग हैं, या इसराइलियन लॉबीज हैं, हिंदू लॉबी हैं, वो पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हैं। तो इसके लिए तो हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी जाके जिस तरह से हमने जंग जीती है इंडिया के खिलाफ सबने मुतहद होकर, इसी तरह दहशत गर्दी के मसले पे भी काबू पाना होगा। और हमें बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंतहा पसंदी हो, चाहे उनके सपोर्टर हो, उनके अपना फैसिलिटेटर हो, बिल्कुल उन सबको जो है मिलके उनका मुकाबला करना है। और इंशाल्लाह यही एक वो मिशन है जिसके ऊपर सबको इकट्ठा होना। निहाल हाशमी साहब, जो इस वक्त अफगानिस्तान से टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ, उस पर आलमी बरादरी तवज्जो क्यों नहीं देती? क्योंकि अगर अफगानिस्तान में ये टेररिस्ट छुपे रहते हैं तो पाकिस्तान के साथ साथ इस रीजन को खतरात बढ़ रहे हैं। देखिए, आपका सवाल बहुत ही पैमाने बर वक्त है। आलमी बरादरी को देना चाहिए, क्योंकि कोई रीजन अगर दहशत गर्दी के लपेट में है तो उसका सफर पूरे आलमी बरादरी करती है। हालिया दिनों में हमने देखा होगा कि इसाक डार साहब की क़यादत में एक वक्त गया था जिसमें अफगान वज़ीर ख़ारजा भी आए थे, और चाइना इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है और इसको एक इशू के तौर पे लाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ ग्रेजुअली हम इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं और ग्रेजुअली हम इसको ठीक करेंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। तो हमें हमारे अदराक में है, हमें हमारे इल्म में है कि हाउ टू मैनेज इट। मगर ये एक दिन का इशू नहीं है, ये कई दिहाइयों का इशू है। इसको हल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इंशाअल्लाह ताला ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, हम देखते हैं कि बाज़ जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा की बात हो या बलूचिस्तान की बात हो, जो लोकल हमारी क़यादत है, नेशनलिस्ट क़यादत है, उसको भी इस बात का इदराक नहीं होता कि पाकिस्तान के मसाइल टेररिज्म के हवाले से क्या हैं। वो अपनी मुकामी सियासत की जो है वो नज़र कर देते हैं उन इश्यूज़ को जो बहरहाल हमारे लिए बड़े चैलेंज हैं। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1979 से जब से रूस ने यलगार किया अफ़गानिस्तान के ऊपर और हमने अफ़गानियों को यहाँ पनाह दी है और पनाह के साथ साथ हमने दहशतगर्दी को भी गोद ले लिया है। आज आप अंदाज़ा लगा ले कितने साल हो गए, 40 साल से ऊपर हो गए, अभी तक हम उस दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सकते। क्या सूबा है और क्या कसूर है इन दो सूबों का, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का, जो बेचारे आए दिन कत्ल होते। आप देखेंगे, मैं अभी 20-25 दिन पहले कोयटा से कराची जो एक ही रोड है शेरा गए, उस पे आ रहा था तो मेरी आंखों के सामने कल्ला इसमें मस्तुंग में 3 गाड़ियां एक तरफ जलाई और दूसरी तरफ बस्ट मार के गाड़ी के टायर बचते और रूटीन के चल रहे, न कोई अफरा तफरी थी, न कोई बाजार बंद था। ऐसे लग रहा था जैसे आम सी बात है, कोई मसला नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ये सारे मसले कौन हल करेंगे? गंडापुर साहब का अपना इलाका जो मेरे इलाके के बराबर में है, जोब के, वहाँ असर के
के बाद थाने बंद हो जाते हैं। वहां से डी खान से मोटरवे बना हुआ इस्लामाबाद तक, वहां रात तो दूर की बातें, मोटरवे पे दिन में सफर नहीं कर सकते हैं। मैं हंगू की पाड़ाचिनार की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बाजावड़ की बात नहीं कर रहा हूं जो आए दिन लोग कत्ल होते हैं। तो आखिर इस मसले को कौन हल करेंगे? और फिर गंडापुर साहब ने 11 अक्टूबर जो 2024 को जो पीटीएम के मंजूर पश्तीन के साथ मुआहिदा किया था कि 2 महीने के अंदर हम पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करेंगे अमन अमान के लिए, पुख्तनों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। उसके बाद पलट के किसी ने देखा उसको, तो आप मुझे बता दें कि सेनेट के इलेक्शन के लिए तो आप अपोजिशन को जो गालियाँ देते थे, यानी वफाक की हुकूमत के इत्यादियों को, और आपने सेनेट के लिए उनके पाँव पकड़ना शुरू कर दिए क्योंकि आपके लोग जा रहे थे। तो मेरे भाई ये रवैया आपको ख़त्म करना पड़ेगा। आपने जितना खेलना था, 11 घंटे आप कहाँ गायब थे? आपके ड्राइवर, आपकी पीए को नहीं पता 7 घंटे कहाँ गायब थे? और नेटवर्क बंद होने के बावजूद आप खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ छापा पड़ा था वहाँ से आप बच निकले, और मरगला के पहाड़ियों में गाड़ी वहाँ खड़ी थी बगैर लोकेशन की, वो आप सवार हो गए 12 जिलों से। ये सारे ड्रामे तो सबने देखे। सवाल ये पख्तूनख्वा के आवाम जो 12 साल से जिस चक्की में पीस रहे, जो लोगों की नकल मकानी पे मजबूर किए जा रहा है, उसमें आपका क्या किरदार है? आपने क्या किया वहाँ पे? सिवाय आपने एक ही ठेका उठाया, खान को रिहा करेंगे। बाबा खान को आप नहीं रिहा कर सकते, खान को आपके वकील रिहा करेंगे जो 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 अदालतों में केस लड़ेंगे। आप कैसे रिहा करेंगे? और अगर खान बेगुनाह है तो वो बेगुनाही साबित कर दे। हमने भी तो जेलें काटी है, 12 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जेल काटे, खुर्शीद शाह साहब ने, डॉक्टर आसिम ने, इन सारे लोगों ने, कोई बचा नहीं है। सवाल ये कि ऐसी सूरत हाल में आपकी अपनी गर्ज होती है तो आप फौरन मुआहिदा कर लेते हैं, और सूबे की जो आवाम है जहां ना वहां पे कोई तरक्याती काम है, न कोई रोजगार है, इवन के लोग जो ना ये चुपते फिरे आयतुल कुर्सी पढ़ के कि आज तो जिंदा है कल जिंदा होंगे कि नहीं, ये सूरत हाल पिछले 12 साल से चल रही है। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, फाइनल कमेंट आपसे। ये शुगर माफिया वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान तो किया है, ये इसका हाथ इस पर डाला जाएगा? क्योंकि चीनी आज भी मार्केट में जो है वो स्टॉक की जा रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। रेस्ट एश्योर, अगर इस चीज को मीडिया से गायब रखा जाता तो शायद मुझे शक होता, मगर चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें एक कमीशन और एक कमेटी बना दी है जिसमें जिम्मेदारान को जिम्मेदारी अदा करने के लिए कहा गया है, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि ये चंद हफ्तों के अंदर ये मसला हल होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि जो कमेटी है ये उन असबाब को मुशाहिदा करेगी कि किन हालात में और क्यों चीनी को एक्सपोर्ट किया गया और क्यों ये प्लानिंग के तहत इसको खत्म किया गया। तो मैं समझता हूं कि इस बार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके का एक रिपोर्ट आएगा इसमें, और हम इस इशू पे काबू पा लेंगे। निहाल हाशमी साहब, कादर मंदोखेल साहब, फैसल चौधरी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।